नमस्कार। आज का कार्यक्रम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर एक व्याख्या और विस्तार से रिसर्च है। आपको पता होना चाहिए कि पता होगा वैसे कि बीते 2 सितंबर को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत की पोजीशन 48 बताई गई। अब सवाल उठता है कि 48 किस्में से, तो आपको पता करा देते हैं कि 131 देशों में भारत 48वें स्थान पर रहा। कोविड-19 के इन दिनों में जिस तरीके से पिछले 5 सालों की तुलना में, यानी 2015 की तुलना में, हालांकि कोविड का भी पिछले 6 महीने का मसला है, लेकिन उसके पहले 2015 से अगर भारत के इस स्तर को देखें तो सबसे बड़े स्तर को भारत प्राप्त किया अंडर 50 में आकर के। तो जिस तरीके की पोजीशनिंग है इंडिया की, उसके मद्देनज़र आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या ख़ास बात है जो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वां स्थान हासिल किया। 2019 में 52वें स्थान पे था। इसके पहले 2018 में जाएंगे तो 97वें स्थान पे था। इसके पहले अगर हम लोग 2017 में जाएंगे तो 60वें स्थान पे था। अगर हम 2016 में जाएंगे तो 66वें स्थान पे था। लेकिन 2015 में जाएंगे तो 81वें स्थान पे था। यानी 81, 66, 66, 57 और 52 का रास्ता तय करते हुए भारत अंडर 50 में 48 पोजीशन पे आ गया है। अब क्या ऐसा ख़ास होता है जो ये पोजीशन बनती है, और कौन ये देता है इंडेक्स, और क्या फ़र्क पड़ता है इन इंडेक्स से, कैसे हम तुलनात्मक दूसरे देशों से इससे तुलना कर सकते हैं। अगर जैसे कोई कहे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो किसी की तुलना में बताया जाता होगा कि भैया ये अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छा व्यक्ति का कोई लक्षण होगा, कोई विशेषता होगा, कोई महत्व होगा। ठीक उसी तरीके से इनोवेशन जो इंडेक्स है ग्लोबल लेवल का, उसमें 131 देशों में कौन कहाँ पे खड़ा है, यानी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, क्या चीज़ इसमें शामिल होता है, किस तरीके का चीज़ शामिल होता है, और कौन देता है ये, इन सभी को हम विस्तार से थोड़ा सा व्याख्या करने वाले हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट के मामले में बात करें, शिक्षा के मामले में बात करें, प्रकाशन के मामले में बात करें, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को लेकर के बात करें, आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट को लेकर बात करें, इनोवेशन क्लस्टर की बात करें, तो विगत कुछ वर्षों में भारत की हालत पिछले कुछ वर्षों से बहुत बेहतर की ओर गई है। यानी कहने का मतलब है कि जो इनोवेशन इंडेक्स में भारत की पोजीशन बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, उसके पीछे जो अभी मैं पता है, उसका एक रीज़न है कि भारत यहाँ पर कुछ क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा है। अब ये करता कौन है, मैं थोड़ा सा यहाँ पीछे आ रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरी आवाज़ सुनते रहिए, भले ही ये दिखाई ना दे, बट आवाज़ सुनिए। बड़े आराम से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टेलीविज़न आज तक या कोई न्यूज़ चैनल का तो है नहीं, ये बोर्ड है पढ़ाने का, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हृदय से आप कोई चीज़ समझना चाहें, अरे हृदय से तो भगवान मिल जाते हैं। मन अगर अच्छा हो तो लोगों से रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो आज आप मन और हृदय, यानी कि मन और जो दिमाग है, दोनों को जरा सा सही रखिए। दिमाग को सही रखेंगे सब काम हो जाएगा। इसी को आप टेलीविज़न स्क्रीन समझिए, भले ही नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तो समूचा दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? आप समझ रहे हैं ना बात कि मैं क्या कह रहा हूँ? बात को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयोग करता हूं कि इसका उपयोग क्या होता है। जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसका उपयोग क्या करेंगे आप, किसके काम आता है? मैं आपको बता दूं, कॉरपोरेट प्लस सरकारी अधिकारियों के नवाचार के स्तर पर देशों की तुलना के लिए यह कहीं ना कहीं एक फ़ायदे का सौदा होता है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत इसकी 2007 में हुई। 2007 का मतलब 13 साल पहले की बात है। और ये शुरुआत किसने किया, तो मैं यहाँ पर आपको जिक्र कर दूँ कि इनसीड प्लस वर्ल्ड बिजनेस जो नामक ब्रिटेन की पत्रिका है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और यह जब जो इसको हम बोलना चाहें, जैसे हम 2 नाम लेने जा रहे हैं, एक तो हम WIPO कहने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं कि वैश्विक कह सकते हैं, जो इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक संपदा संगठन।
उसके बाद हम बात करेंगे GII। GII का मतलब होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये फुल फॉर्म बता रहा हूँ क्योंकि अब हम यही बोलेंगे, बार बार इसका नाम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर मैं WIPO प्लस अगर हम GII के पार्टनर्स को जोड़ दें, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के पार्टनर्स, और साथ में बीच में कॉर्नेल विश्वविद्यालय इनसीड बिजनेस स्कूल को जोड़ दें, तो ये तीनों मिलकर के ये रिपोर्ट को आगे लाते हैं। अब ये जो बिजनेस स्कूल है इनसीड वाला, इनसीड बिजनेस स्कूल दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बिजनेस स्कूल माना जाता है, और यहाँ MBA और रिसर्च की होता है, एग्जीक्यूटिव MBA और PhD की पढ़ाई होती है। और इसके दुनिया में 3 सेंटर हैं, एक तो फ्रांस में है, एक UAE में है, आबू धाबी में, एक सिंगापुर में है। तो ये एक प्रकार से इसको आप समझ गए होंगे कि ये कौन जारी करता है, इसका फ़ायदा क्या है और इस समय की स्थिति क्या है। भारत ने ऐसा क्या सुधारा जो उसको 81 से 66, 66 से 60, 60 से 57, 57 से ले आकर के 52 और बाद में आकर के यहाँ पर 48 की पोजीशन को हासिल कर लिया। ये देखिए कोरोना के बीच में ना ये भी एक दवाई है मानसिक रूप से कि भारत ने क्या प्रयोग किया। एक चीज़ बता दें, इससे यह भी निकल के आता है, इस कोरोना से, इस कोविड से यह भी निकल के आता है कि स्वास्थ्य जैसी संस्थाओं पर इनोवेशन को लेकर के किसी भी देश को पीछे नहीं रहना चाहिए। और जो देश में हम हमेशा चिल्लाते रहे कि हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना GDP का हिस्सा आता है उतना कई देश मिला करके सिर्फ स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। तो भाई अब ये जो समस्या बढ़ गई है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ गई, समझ गए कि नहीं। जब गांव में कहा जाता है कि समस्या बढ़ गई तो समस्या दूर काहे नहीं करते हो, तो समस्या दूर करने का टाइम आ गया है। क्या आ गया है? हेल्थ पे बहुत जोर देने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो हमने ये बताया ना WIPO, यह भी कह रहा है कि यह नव प्रवर्तन का युग पहले से था, अब तो दिखने ही लगा है। यानी कि अब नहीं बदले, अब स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं किए तो धरा पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा धरा पे रहना। समझ गए कि नहीं। अब आगे आती है बात कि आखिर भारत के पहले, अगर मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात बता दूं, सबसे पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड है इस रैंकिंग में। दूसरे नंबर पे कौन है? स्वीडन है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है। चौथे नंबर पे कौन है? इंग्लैंड है। और 5वें नंबर पर किसकी बात करेंगे? 5वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो नीदरलैंड की बात करेंगे। अब आप कहेंगे 6वां 7वां कौन है? सब वहीं के हैं। 8वां कौन है? हाँ, 8वां में अंतर है। 8वां हमारा कहाँ का है? सिंगापुर। और 9वां कौन है? जर्मनी है, वहीं का है, उधर ही का है। और 10वां कौन है? दक्षिण कोरिया। यानी 1 से लेकर के 10 के बीच में जो देश हैं वो अमीर देश हैं। आप ऐसा समझिए, 1 से 10 के बीच में अमीर देश हैं। अब आती है बात कि जो मध्यम अर्थव्यवस्था वाला देश, मध्यम अर्थव्यवस्था, देखिए एक बात को गौर से सुनिएगा, मध्यम अर्थव्यवस्था वाला देश है चीन। चीन 14वें नंबर पे है। अंडर 30 में जो आता है वो मध्यम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और अंडर 50 में जो आता है वह लोअर मिडिल इनकम वाला देश हो गया। यानी कि लोअर का मतलब कम वाला, नीचे वाला अर्थव्यवस्था वाला देश। तो भारत किस में है? अंडर 50 में आ चुका है, तो उसको ये तगमा मिल गया। अंडर 30 में चाइना है तो उसको मध्यम वाला मिल गया। लेकिन एक बात बता दें, मध्य एशिया हो या दक्षिण एशिया हो, भारत पहला देश होगा इस श्रेणी में आने के बाद, अंडर 50 में आने के बाद। क्लियर हो गए। तो इस तरीके का जितना भी एस्पेक्ट है उसको एक बार और डिटेल कर देते हैं। डिटेल क्या कर देते हैं? हमने आपको शुरुआत से लेकर ये चीज़ें समझा दी, इसका उपयोग बता दिया, ये कौन होते हैं ये बता दिया, इसके बाद हमने ये भी बता दिया। अब आपको बता देता हूँ कि 2015 में भारत की पोजीशन फिर ऐसे होते हुए 57, 52, 48 तक आ गया है। कहीं कहीं पे 2016 में 66 तो कहीं 2016 में 67 लिखा है। 2 आंकड़े मिल रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक आंकड़ा सब जगह सही है। 2015 में 81 बताता है, 2016 में आते हैं तो कहीं 67 बता देता, कहीं 66 बता देता है। तो थोड़ा यार इसको आप लोग देख लेना। फिर 60 की बात आ जाती है नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2017 में, और 2018 में जाएंगे तो 57 आ जाता है। फिर 2019 में जाएंगे 52 आ जाता है, और 2020 में आएंगे तो 48 हो जाता है। यानी कि भारत पिछले साल की तुलना में 4 जगह पर छलांग लगा लिया है। यानी कि कुल मिला जुला करके भारत की स्थिति बेहतर अवस्था में। अब भारत ऐसा क्या सुधार कर रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हमने बता दिया है
बताया ना, लेकिन थोड़ा सा और बता देते हैं कि भारत यहाँ पर क्या सुधार कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और ऐसा करते करते भारत का मनोबल एक दिन बढ़ जाएगा, अंडर 30 आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पिछले साल भी देखा जाए तो कुछ ऐसे कि GII में भारत की पोजीशनिंग ठीक हो, मिनिस्ट्री लेवल पे भी बड़ी कोशिश की गई थी, और उसके लिए ये किया गया कि जो उनकी रैंकिंग के लिए योग्यता होती है, मेरिट होती है, उसमें भारत मेहनत कर रहा था और उसका फ़ायदा मिला। अब हर जगह पे नुकसान नहीं होगा ना, चलो ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं हो गया, लेकिन हर जगह गड़बड़ कैसे होता रहेगा। अब देखिए भारत कहाँ सुधर रहा है। मैं अगर देखूँ तो भारत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सुधर रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अगर मैं बात करूं कि सर्विसेज एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज में भारत सुधर रहा है। मैं बात करूं तो साइंस और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स को लेकर के भारत में सुधार आया है। पहले देखे होंगे, पहले आंकड़े आते थे कि हर 10 में से जो कितने 8 इंजीनियर्स काम के लायक नहीं है, यानी कि करीब करीब 5 में से 1 या 4 में से 1 इंजीनियर्स काम के लायक। वैसे ग्रेजुएट्स को तो कहा ही जाता है कि इतने ग्रेजुएट, यानी कि 4 में से 3 ग्रेजुएट काम के लायक नहीं है। हमें तो लगता है कि 4 करोड़ ग्रेजुएट्स हर साल हमारे इंडिया में निकलते हैं। अगर 1 करोड़ ग्रेजुएट भी उसमें से काम के लायक हैं तो जरा सोचिए वो काम कहाँ कर रहे हैं जब इस तरीके से हालात हैं। तो मुझे लगता है कि आंकड़े, डेटा कुछ और संशोधन की ज़रूरत है, और प्योरिटी को, और ये पुराने आंकड़े होंगे। मैं यहाँ पर नए की बात कर लेता हूँ। साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में सुधार हुए, और R&D इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज जो इस तरीके से काफ़ी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में काम किए। इसके अलावा मैं आपको IIT दिल्ली और बॉम्बे की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बात करूं, इन सभी ने जिस तरीके से काम किया है, कुल मिलाकर कहा जाए साइंटिफिक पब्लिकेशन की बात कर लीजिए, और जिस तरीके से हाईएस्ट इनोवेशन इनमें देखने को मिला है, वह कहीं ना कहीं ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान ऊंचा कर दिया। और एक तरफ भारत हाईएस्ट इनोवेशन में चला गया, यानी इनकी वजह से बेहतर तो हुआ ना, 4 रैंकिंग बेहतर हुआ। उसके अलावा लोअर मिडिल इनकम में चला गया, अंडर 50 में आकर। और चाइना, जैसे मैंने बोला, अंडर 30 में है और 14वें स्थान पे है, तो वो मिडिल में है। हम लोअर मिडिल में हैं और वो मिडिल में है, तो हमको ये लोअर वाला हटाना है। ये जो लोअर है ना, उसको हमको हटाना है। अगर हम लोअर नहीं हटाएंगे तो हम पुअर हो जाएंगे, तो लोअर हटा देंगे तो हम मिडिल में चले जाएंगे। और चाइना को तो समझते हैं ना, चाइना के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, चाइना का तो किसी तरह से लपेटना है। तो अगली बार हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ा के ले जा पाएँ। तो मैं यहाँ पर जो बातें आपको बताना चाह रहा था, देखो यार, अगर हम भारत में नवाचार की बात करें, अंडर 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो चाइना आपको मिल जाएगा एशियाई देशों में। इंडोनेशिया की बात करोगे 85 में मिलेगा। तंजानिया की बात करो 80 इंडोनेशिया है, तंजानिया 85 पे है। और अगर इस नज़र से देखें तो 50वें पे वियतनाम है, बगल में ही दक्षिण चीन सागर। आप समझ रहे हैं ना, वियतनाम 50वें रैंक पर आ करके एक कहीं ना कहीं यह बता दिया है कि भारत और वियतनाम, अभी ताइवान वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, आसियान से उधर निकलते हुए आराम से उससे भेंट मुलाकात किया जाए, वो भी हमारे जैसा इनकम में आता है। हम 48वें में हो गए और वो हो गया 50वें में, यानी कि हम लोगों के बीच एक पटरी खा सकती है। और वियतनाम भी चीन से बहुत परेशान है। कुल मिला जुला करके भारत का आसियान, ये देखो, ये जो रैंकिंग होता है ना, ये रैंकिंग का फ़ायदा क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉरपोरेट और सरकारी अधिकारियों को नवाचार स्तर पर देशों की तुलना करने, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कहाँ जा रहे हैं, कॉरपोरेट में कहाँ जा रहे हैं, अपने काम के लेवल पर कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रक्चर के मामले में कहाँ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के मामले में कहाँ जा रहे हैं, शिक्षा के मामले में कहाँ जा रहे हैं, पब्लिकेशन के मामले में कहाँ जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों को क्वालिटी के मामले में कहाँ जा रहे हैं, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट के मामले में कहाँ जा रहे हैं, इनोवेशन क्लस्टर के मामले में कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी कुछ जानकारी इसकी वजह से हमें प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो पोजीशनिंग बनती है, जो उसका सिचुएशन बनता है, जो उसका संदर्भ बनता है, यह बताने का पूरा प्रयास है
यह पूरा बताने का प्रयास है कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की श्रेणी में 48वें 81 से पिछले 5 सालों में यह जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है, कहीं ना कहीं भारत ने मेहनत किया है, इस पे काम किया है और इसका बेनिफिट भारत को मिल रहा है। इस कोरोना के काल में जहां बीमारी और परेशानी से मानसिक रूप से लोग अस्थिर हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, वहीं पर एक ताज़ी सी लहर आई हुई है। इस ताज़ी लहर को महसूस कीजिए और अपने अंदर के भाव को जगाइए। और यह एक संकेत भी है, यह एक संकेत भी है कि इस इनोवेशन में हमें स्वास्थ्य को ऊपर रखना है। क्या समझे? तो बात को ख़त्म कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा तेज़ी से समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।